हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग साइंस के टॉप 1500 एमसीक्यू सीरीज़ की बात कर रहे हैं। आज एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड आपको मिल रही है। आज मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा। ये 9 बजे आपको वीडियो जो मिल रही है अभी जो आप देख रहे हैं ये रिकॉर्डेड है। मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा सा 9 बजे मुझे काम है, इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं। तो ये आपको आज रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। काम होते हुए भी मैंने सोचा कि आपका स्टडी इफेक्ट नहीं हो, इसलिए पहले इसको रिकॉर्ड करके चले जाता हूं। ठीक है, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए। 20 क्वेश्चंस जो आज की सीरीज़ के हैं, तो सारी कुछ डिटेल आपको मिलेगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। पास ही में बेल आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए करते हैं स्टार्ट और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि जो डायोड है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। पूछा गया है कि डायोड का प्रयोग किस में किया जाता है। दृष्टिकारी के रूप में, रेक्टिफिकेशन में, एम्पलीफिकेशन यानी प्रवर्धक के रूप में। मॉड्यूलेशन गलत लिखा हुआ है, प्रवर्धक आएगा। मॉड्यूलेशन यानी कि अति मिश्रण के रूप में, या फिल्ट्रेशन यानी कि निस्पंदन के रूप में। तो इसका जो सही उत्तर है, रेक्टिफायर का जो प्रयोग किया जाता है वो दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है। और जो डायोड का जो प्रयोग होता है वो दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है, यानी कि रेक्टिफिकेशन में किया जाता है। अब रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, तो अल्टरनेटिव करंट एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है डायरेक्ट करंट में, उसे रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। मतलब अगर अल्टरनेटिव करंट की बात करें तो साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में इस तरह से होता है, और इसको अगर मैं इस तरह से करंट में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये एसी है और ये डीसी है। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या करता है, इसको ऐसे कन्वर्ट कर देता है। और डायोड का प्रयोग रेक्टिफायर में किया जाता है। तो डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये एक पीएन जंक्शन डायोड है। ये पी और एन ये वाला पोर्शन इसका है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रेक्टिफायर्स रिक्त स्थान परिवर्तित करते हैं। मैंने अभी बताया एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। अगला देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में बदलने के लिए युक्ति जो प्रयोग की जाती है वो क्या है। तो इसका अभी वही क्वेश्चन देख लीजिए कितनी बार रिपीट होकर आया है, इसलिए मैंने लिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ही एक ऐसा युक्ति होता है जो कि प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। आज जल्दी आपको फास्ट मिलेगा वीडियो, थोड़ा सा समय का प्रॉब्लम होने के कारण मैं थोड़ा सा आज तीव्र गति से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, और लाइव भी नहीं ले पा रहा हूँ। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर कौन सी ऐसी युक्ति है, वो क्या परिवर्तित करती है। तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करती है, या फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है, डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करती है, या फिर कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करती है, या फिर एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल स्टफ में एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये गलत लिखा हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ मिसप्रिंट है, प्लीज़ सुधार लीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी वाला ऑप्शन होगा। लो वोल्टेज जो अल्टरनेटिव करंट रहता है एसी लो वोल्टेज, उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है कौन, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। इसे बोलते हैं उच्चाई, हिंदी में बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर, और इसे कहा जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अब ये उच्चाई जो ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है उच्चाई। स्टेप अप मतलब बढ़ाना, तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। और स्टेप डाउन क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोध को किसकी संख्या को किस में जोड़ना चाहिए। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या समांतर क्रम में, किसमें इसमें से जोड़ना चाहिए। तो अगर रेजिस्टेंस को हमको कम करना है तो आपको कल भी मैंने बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इनका बनाया जाता है। मतलब इस तरह से एक के नीचे एक रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है और इनके दूसरे सिरे को एक दूसरे से मिला दिया जाता है, और सीधे हम क्या करते हैं, करंट को पास करवा देते हैं। ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन जो रहता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का। और इसको समांतर कॉम्बिनेशन में आप क्या करेंगे, तो रेजिस्टेंस जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कम मिलेगा। ठीक है, कम हो जाता है। तो आपसे यही पूछा है कम करने के लिए किस में जोड़ना रहेगा, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रवर्धक मतलब कि वही एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है कौन सा इसमें से उपकरण। इसका जो सही उत्तर है वो है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है प्रवर्धक के रूप में किया जाता है। अब ट्रांजिस्टर अगर देखें तो बीजेटी की बात करते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसे कहा जाता है। तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है,
अब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर सिंबल देखें ट्रांजिस्टर का तो कुछ इस तरह से सिंबल होता है ट्रांजिस्टर का। मैं अगर यहाँ से बनाऊँ तो इस तरह से कुछ ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है। अगर इस एरो को मैं इस तरह से बना दूंगा तो ये पीएनपी हो गया, और अगर इस एरो को मैं इधर बाहर की तरफ निकाल दूंगा तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ये पीएनपी हो गया और अगर एरो बाहर निकल गया तो एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इस तरह का कुछ सिंबल होता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये आपका हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें रहती है। एक रहता है इमीटर, इसे कहा जाता है बेस, और इसे कहा जाता है कलेक्टर। तो ये 3 चीज़ें ट्रांजिस्टर में रहती है, इमीटर, बेस और कलेक्टर जिसे कहा जाता है ना। इसे हिंदी में कहा जाता है उत्सर्जक, इसे कहा जाता है आधार, और इसे कहा जाता है संग्राहक। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, इसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी एसी करंट में होती है, अल्टरनेटिव में, ना कि डीसी में। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। अगर इंडिया में आपसे पूछे कि इंडिया में, वापस से बता देता हूँ, इंडिया में अगर आपसे पूछे कि एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, तो ये 50 हर्ट्स है। कितनी है? 50 हर्ट्स। और डीसी की फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती, 0 होती है। अगला देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 0। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारिता, आवेश और विभव के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? धारिता यानी कि आप देखेंगे कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर C, आवेश यानी कि Q, चार्ज ऑफ एनी कंडक्टर ऑन एनी कंडक्टर, और विभव यानी कि पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या हुआ? बैक हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तो अगर मैं इसकी बात करूं, फिर से आ रहा है, वाओ क्या हो रहा है आज। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर राइट नाउ। ठीक है, तो विभव यानी कि कितना होता है? पोटेंशियल। तो मैंने बोला कि इसका जो रिलेशन होता है वो क्या, तो Q इक्वल टू CV होता है। Q का मतलब यहाँ पे चार्ज है, C का मतलब कैपेसिटी यानी कि धारिता, और V का मतलब वोल्टेज यानी कि विभव। अब अगर Q इक्वल टू CV देखें तो C की यूनिट आपसे पूछी जाती है। तो C की जो यूनिट होती है, C यानी कि कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर। तो ये कैपेसिटी की यूनिट जो होती है फेराड होती है, FARAD। ठीक है, अगर C की वैल्यू निकालेंगे तो Q/V होगा, और Q की यूनिट जो होती है कूलम होती है, और ये वाली जो V की यूनिट होती है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट को ही हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फेराड। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अवक्षेपित्र में इलेक्ट्रोड तार होता है जिससे होकर हजारों वोल्ट गुजरता है। ये इलेक्ट्रोड तार देख रहे हैं आप, इससे होकर हजारों वोल्ट गुजरता है। इस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? किसका उत्पादन किया जाता है इसको निकालने के लिए? तो इसमें है ना कोरोना इफेक्ट होता है, ये कोरोना का उत्पादन किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा कोरोना। ये कोरोना वो नहीं है वायरस जो चल रहा है अभी। ठीक है, इस इफेक्ट को कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। जब बहुत हाई वोल्टेज, जो हाई वोल्टेज वायर में से करंट जब पास होती है तो इस तरह से स्पार्किंग होती है इस डिवाइस में। इसको क्या बोलते हैं? कोरोना इफेक्ट कहा जाता है। ऐसी चर्र की आवाज़ आती है और ऐसी स्पार्किंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीवीसी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, इस पे लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीवीसी का जो पूरा नाम होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा, ये नहीं होगा सी, डी वाला ऑप्शन। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का फुल फॉर्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक के चादर वगैरह जो होते हैं वो पीवीसी के बने होते हैं। अगला देखते हैं, इनमें से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है? इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जिसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है? तो जो तत्व है वो है फ्रेंशियम। फ्रेंशियम इनमें से वो तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है। पोटेशियम का कम है, सीजियम और रुबिडियम का भी कम होता है, फ्रेंशियम का सबसे अधिक होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रेंशियम को सिंबल FR से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, 87 इसका परमाणु क्रमांक होता है। एटॉमिक मास 233 होता है। इसके बाद में आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 300 केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट 950 केल्विन। ठीक है, और इसका आयोनाइजेशन, और ये तो छोड़ दीजिए, एटॉमिक रेडियस ये कोई काम का नहीं है। बाकी इतनी चीज़ें आपको ध्यान आप रख सकते हैं। और अगर आप कुछ भी याद नहीं रख रहे हैं तो सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तो याद रखें। अगर ये भी नहीं रख सकते तो ये सब छोड़ दीजिए, सिर्फ सिंबल और एटॉमिक नंबर याद रखिए। अगला देखते हैं,
इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? निम्न में से बताना है कौन सा तत्व ऐसा है जिसकी परमाणु संख्या सबसे अधिक होती है। तो आप देख रहे हैं इंडियम जो होता है नीचे आता है, तो इसकी जो परमाणु संख्या है वो सबसे अधिक होगी। तो इसका सही उत्तर है इंडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक का तत्व भी कहा जाता है? तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो है बोरोन को कहा जाता है, बोरोन को पी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। कॉपर नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, यूरेनियम भी नहीं है, तो बोरोन जो होता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है या कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है? फास्फोरस जो है कौन सा सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है? तो ये व्हाइट फास्फोरस जो होता है, श्वेत फास्फोरस, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है? तो श्वेत फास्फोरस यानी कि व्हाइट फास्फोरस होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? P1, P6, P4 या P5? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो P4 होगा। ठीक है, तो P4 जो है वो सबसे ये सफ़ेद फास्फोरस है, कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और याद रखिए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? तो मकड़ियाँ जो है एरेक्निड्स वर्ग में आती है। प्राणी वर्ग के कौन से वर्ग में आती है? एरेक्निड्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा सब कैटेगरी भी, तो एरेक्निड्स में आएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, याद रखिएगा मकड़ियों वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैनिस वल्पिस, तो ये कैनिस वल्पिस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? क्या है, कुत्ता है, भेड़िया है, लोमड़ी है या लकड़बग्गा है? तो कैनिस वल्पिस जो है वो लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है। इसका सही आंसर है लोमड़ी। इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकता मैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछा जा सकता है ये नाम, वैज्ञानिक नाम आपको मेन चीज़ों को याद रखना है। तो ये लोमड़ी है, कैनिस वल्पिस सॉरी। अगला देखते हैं, कैनिस फैमिलियेरिस, तो कैनिस जो फैमिलियेरिस है, थोड़े से नाम अटपटे से रहते हैं वैज्ञानिक नाम, लेकिन आपको याद रखना पड़ेंगे। तो कैनिस फैमिलियरिस जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। ये तो आपको सबको पता होगा, फैमिलियर होता है कुत्ता बहुत, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं फैमिलियरिस। फैमिली का एक हिस्सा होता है बहुत सारे लोगों का, तो आप फैमिली जैसे ही देखेंगे तो कुत्ता याद आना चाहिए आपको। ठीक है, डॉग, कैनिस। नेक्स्ट देखते हैं, पैंथेरा ट्रिगिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पैंथेरा ट्रिगिस जो होता है दोस्तों वो टाइगर यानी कि बाघ का वैज्ञानिक नाम है। इसका सही आंसर है टाइगर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसको आपको याद रखना है। पैंथेरा ट्रिगिस जो है बाघ यानी कि टाइगर का वैज्ञानिक नाम है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है। एक जो ये परिक्रम कृमि रहते हैं इसमें ग्रंथिल गोलाकार पट्टी होती है जो 14 से 16 खंड जो रहते हैं पार्ट, उसको घेरे हुए रहती है। तो इस पट्टी को आप क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। विखंड कहते हैं, शुक कहते हैं, प्रोस्टोमिम कहते हैं, या फिर इसे क्लिटेलम कहते हैं। तो इसका उत्तर मैं ही बता देता हूँ, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है 20 वाला। इसका सही उत्तर होगा क्लिटेलम। तो इसे क्लिटेलम कहा जाता है इस पट्टी को। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो ये 20 क्वेश्चन का सफ़र होता है ये यहीं पे ख़त्म होता है। कल फिर से मैं मिलूंगा, लेकिन कल आपसे मैं लाइव मिलूंगा, सब चर्चा भी करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर भी आपसे जानेंगे और बहुत सारी बातें भी होंगी। और तैयारी आई होप कि आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने वीडियो को शेयर नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ शेयर करके हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनिए। और आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप इंग्लिश का PDF चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी अवेलेबल है, और मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को वो दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों तक वो चीज़ पहुँचे जिन्हें उसकी ज़रूरत है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे आप क्लिक करके उस PDF को कैसे हासिल करना है फ्री में वो जान सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कल आपसे लाइव मुलाकात होगी। कल तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।